हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप% पर। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटी जो एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी कंपटीशन के लिए, लेकिन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही बड़ा होता है। इसके सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा काम किया कि 2015 से 2019 तक जो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं हम लोग उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 300 क्वेश्चंस हम लोगों के टारगेट हैं। इसके टारगेट के 3 पार्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोगों का चौथा पार्ट है। तो जो लोग भी 3 पार्ट नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वो इस वीडियो को देखने के बाद दे सकते हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से या अंतरराज्यीय परिषद से? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, रेलवे की ग्रुप डी में भी आ चुका है, एनटीपीसी में भी आ चुका है। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा से। ठीक है, एक चीज यहां पर और याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 74 रखा गया है, जिसमें मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात जो सबसे पहला जो आपका अविश्वास प्रस्ताव था वो 1963 में लाया गया था। और कौन लेकर आया था? तो याद रखना, जेबी कृपलानी लेकर आए थे इस अविश्वास प्रस्ताव को। और किसके खिलाफ था ये? तो आपके जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ में ये अविश्वास प्रस्ताव था। हालांकि इसमें सिर्फ 62 ही वोट मिले थे जेबी कृपलानी जी को, यानी इनका अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा। जो लोकसभा होता है ये मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। चलिए, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ठीक है, जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री भी जो हुए जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भैया। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो है पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, पीवी नरसिंह राव का ग्रुप डी में फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। जो आपके 2019 में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें पीवी नरसिंह राव का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो पीवी नरसिंह राव का पूरा जो नाम था वो था पामुलापति वेंकट नरसिंह राव। याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग, पामुलापति वेंकट नरसिंह राव। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आप नोट अगर कर रहे हो तो आप नोट कर लीजिए, हो सकता है फिर ये क्वेश्चन आ जाए, तो इनको आप याद रखिएगा, पामुलापति वेंकट नरसिंह राव। चलिए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनका जो लोकसभा का इन्होंने विश्वास मत भी नहीं प्राप्त किया था और ये प्रधानमंत्री बन गए थे। इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठे रख दिया ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? यानी कौन सा जो आपका संवैधानिक संशोधन है, कौन से संशोधन ऐसे हैं जो आप किसी भी राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, हालांकि जो अगली लोकसभा सीटें जो बढ़ेंगी वो 2026 में ही बढ़ेंगी सभी स्टेट की। ठीक है, क्योंकि यही प्रावधान है, लेकिन किस संशोधन के तहत बढ़ेंगी? तो इसमें एक ऑप्शन पहले आप करेक्ट कर लीजिए, ये 7 तथा 31 होगा, इसको सही कर लीजिएगा, 21 नहीं होगा। तो 7वां संशोधन और जो 31वां संशोधन है उसी में इस चीज का प्रावधान किया गया है। चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए या इनमें से सभी?
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इन सभी को लोकसभा में कुछ ना कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन प्रत्येक दूसरे साल में इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है आपका? चलिए, देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चन हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप जब 300 क्वेश्चंस हमारे देख लें तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत न जाएं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। यानी कहने को तो ये 300 क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर लास्ट में कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 500 से 600 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एक लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए अपने सुविचार, जो आपके अच्छे विचार आपके मन में हो आप लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या सारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो एक साथ ही निर्वाचित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने अभी भी कहा कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जब 1/3 पद खाली हो गया तो फिर क्या हुआ, जो 1/3 खाली हुए उनको तुरंत निर्वाचित कर लिया गया, फिर ऐसे ही 2 साल बाद जो गए उनको निर्वाचित कर लिया गया। यानी ये इकट्ठे निर्वाचित नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम संख्या कितनी है? यह भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और जब ये क्वेश्चन आया तो लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे ने गलत किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। समझ में इसमें क्या चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। जैसे ही आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा की जब बैठक होती है तो उसमें जो कुल सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा के मान लीजिए आपके पास 545 सदस्य हैं, तो उनका 1/10 यानी 54.5 या 55 से 56 लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, तभी उनकी कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। समझ में आई बात? यानी 1/10 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए बैठक में, ये कहने का मतलब उनका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? बताइए, किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है। आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पॉलिटी के भी 300 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद में आपको हिस्ट्री के भी 300 क्वेश्चन, भूगोल के भी 300 क्वेश्चन, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप इसके नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करते हो और एग्जाम के आसपास में इसको पढ़कर जाओगे तो यकीन मानिए कम से कम 60 से 65% आपको यहीं से फंसे हुए मिलेंगे। और अगर आपने जीएस में 60% कर लिया ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती किसी भी पेपर को क्लियर करने में। क्लियर है ना? तो कुछ रिवीजन, कुछ जो मैं बता रहा हूं, इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप यकीनन सेलेक्ट हो जाओगे। मुझे पता है कि जो जॉब होती है ना वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन मुश्किल से मिलने के लिए आपको मेहनत भी करना चाहिए, इसीलिए आप इसको नोट भी करते हुए चलिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको सिर्फ एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी आपको दबा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। यानी अभी मान लो राष्ट्रपति का चुनाव है और उसमें कुछ शंका है या कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो समाधान है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। और सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत करती है? तो आर्टिकल नंबर 71। मैंने आर्टिकल के टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो जो लोग आर्टिकल नहीं देखें, जिनको लगता है कि मुझे आर्टिकल में प्रॉब्लम है, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाके वहां से जरूर देखिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? यह बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति होता है वो अपने चुनाव के प्रचार के लिए कितना समय उसको मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वीक, यानी 2 सप्ताह। 2 सप्ताह का समय उसको मिलता है। देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पर किए हैं,
जो लोग मुझसे कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप पर्सनल मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये इंग्लिश में होता तो और ही अच्छा लगता। देखो यार, अभी मैं वीडियो घर से शूट कर रहा हूं, कुछ दिन बाद जब ये थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप मैनेज कर लीजिए। बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हो या कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए, तो इसका भी राइट आंसर 2 वीक हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। क्यों बुलाता है तो यह भी याद रखिएगा, जब कोई विवाद होता है, यानी कोई विधेयक गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने उसको नहीं पास किया लेकिन लोकसभा ने उसको पास कर दिया, तो यानी दोनों में हो गया मतभेद, तो इसी मतभेद को दूर करने के लिए संसद के संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और यह राष्ट्रपति बुलाता है। यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा कि जो संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संयुक्त बैठक होती है, किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल नंबर 108 हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आर्टिकल की वीडियो जरूर देखिए, मैंने सारे आर्टिकल का पोस्टमार्टम कर दिया है वहां पे जाके, तो आप लोग जाइए और उसको जरूर देखिए। चलिए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? मैंने अभी भी बता दिया, आप इसको कर सकते हो। राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, राष्ट्रपति बुलाता तो है लेकिन इसका मेन कारण क्या होता है, बुलाता क्यों है उसको? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो जाता है। क्लियर है ना? ऐसे ही तो राष्ट्रपति बुला नहीं लेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका ये आंसर सही हो जाता। क्लियर है ना? तो ये दोनों आंसर थे एनटीपीसी 2016 के पेपर में, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेना सही समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि राष्ट्रपति जब बुलाए तब तो होता है, लेकिन इसमें कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की बैठक कब होती है? जब दोनों सदनों में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तभी राष्ट्रपति बुलाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है जब दोनों सदन साथ साथ बैठते हैं? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस विचार करना और पास करना। ठीक है, तो आपको लग गया होगा इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो। मैंने अभी भी आपसे कहा कि किसी ने कह दिया कि भैया पास है, किसी ने कहा नहीं पास है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। और कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत बुलाएगा? 108 के अनुच्छेद के तहत बुलाएगा। इतनी चीजें आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? इसको सही कर लीजिएगा, ये गतिरोध है, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो उसका समाधान कौन करता है? तो हमने अभी भी बताया कि उसका संसद का संयुक्त सत्र चलाया जाता है, तभी उसका गतिरोध दूर होता है। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं यहां से मैंने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठे उठा लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो भैया एक बात याद रखना, जब भी राज्य की बात होगी तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है और वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य के कल्याण की बात जो होती है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आती है, जो आपके 36 से 51 अनुच्छेद में शामिल है। यहां तक क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? बताइए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? भारत के आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये सब, ऑप्शन भी बड़े हैं इसलिए स्क्रीन पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैनेज करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन बिल्कुल है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य बिल्कुल है, गोवध निषेध बिल्कुल सही है, गाय की हत्या नहीं कर सकते आप, निजी संपत्ति की समाप्ति ये बिल्कुल ही गलत आंसर है, यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो किसी भी टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बने हैं मैंने इकट्ठे लिए हैं और आप सोच सकते हो कि ये ढूंढने में मुझे कितनी मेहनत हुई होगी।
ठीक है, तो आप लोग अगर पसंद आ रही, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक ही टॉपिक को ढूंढने में कितनी परेशानी होती है आप खुद सोच लो जो एग्जाम में आए हैं। इसीलिए आपको पता होनी चाहिए कि मैं 2015 से 2019 तक सारे प्रीवियस ईयर पेपर साथ में रखता हूं और सारे क्वेश्चन को इकट्ठे ही मैं सेट करता हूं। क्लियर है यहां तक? चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ये आपके नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है, बाकी के तीनों आपके आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को। ठीक है, यानी मूल अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये जो शक्ति है प्रदान की गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? और जो राष्ट्रपति है इसके बारे में आप जान लीजिए, ये मूल अधिकारों को हटा सकता है, निलंबित कर सकता है। कब निलंबित करता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लगता है? तो 352 अनुच्छेद में लगता है। पॉलिटी में अगर आपको आर्टिकल्स नहीं आते हैं तो आप पॉलिटी को टैकल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इसीलिए मैंने पॉलिटी की सेपरेट वीडियो आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो मैंने बना ली है। जो लोग नहीं देखें लापरवाही मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जरूर देखिए। ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे वहां पर। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रपति जो है ये मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे और चर्चा करते हैं। ये रहा, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता है। कौन निलंबित कर सकता है? तो मैंने अभी बताया है, राष्ट्रपति कर सकता है। सारे मूल जितने फंडामेंटल राइट्स सबको ये हटा सकता है। कब हटाएगा? जब राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लागू होगा। और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 352 आर्टिकल के तहत आता है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, दो जो मूल अधिकार हैं 20 और 21, इनको छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हटा दिए जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। यहां तक क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949। ठीक है, तभी से नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हमको। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई? ठीक है, चलिए, स्रोत से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये ली गई थी इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में कई बार आया है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आया था 1956 में। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था। यहां तक क्लियर है? चलिए, इसमें एक चीज आप और याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है ये कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अध्यक्ष कौन था? तो ये आप लिख लीजिए, फजल अली। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। हालांकि मैं अगले कुछ वीडियोज में इनको ले आऊंगा अलग से भी, लेकिन आप आज लिख लीजिए, फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अध्यक्ष थे। क्लियर है यहां तक? चलिए, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बताइए। टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश इस समय भारत में हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि पहले 29-7 करके था, अब कितना है? 28 और 8। ठीक है, 28 आपके राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे क्योंकि जम्मू कश्मीर अकेला था। फिर जम्मू कश्मीर को चेंज कर दिया, जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो पहले जो 7 था अब उसमें 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 8 हो गए। और जो स्टेट आपके थे वो 28 हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था ये, कि जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख कब अलग हुए थे? तो 5 अगस्त 2019। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कहना ना पड़े, आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यहां पर अंतर्गत थोड़ा गलत है तो सही कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। आर्टिकल 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? चलिए, तो इसमें हम बात करें तो आर्टिकल 52 जो है ये राष्ट्रपति के लिए है और आर्टिकल 63 जो है ये उपराष्ट्रपति के लिए है। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो मंत्रीगण होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। इसी के प्रति जो मंत्रीगण होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए। तो ये संबंधित है दल बदल कानून से। देखो, इसमें अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो किया तो उसमें कमेंट में एक बच्चे ने, किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, कि आप ये बता दीजिए कि जब 10वीं अनुसूची जब बनी तो उस समय पर भारत का प्रधानमंत्री कौन था? उसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो मैंने कमेंट में जाके उसको उत्तर देना सही नहीं समझा। मैंने सोचा कि जब हम अगली क्लास लेकर आ ही रहे हैं तब हम आप लोगों को बता देंगे। तो आपको याद रखना, जो 10वीं अनुसूची थी ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी और उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, ठीक है। तो ये आप भी लिख सकते हो और अगर वो बच्चा देख रहा है इस वीडियो को तो उसे भी ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कोई डाउट या कोई सी चीज की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं अगली वीडियो में आकर वो बता दिया करूंगा। चलिए, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में लागू नहीं होती है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। इनके जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। देखो, अगर आपको किसी भी टॉपिक को सेपरेट वीडियो चाहिए, चाहे वो अनुसूची से हो, चाहे वो भाग से हो, चाहे वो स्रोत से हो, चाहे वो आर्टिकल से हो, तो आर्टिकल की वीडियो मैंने डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक की पॉलिटी में आपको अलग से वीडियो चाहिए, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे राज्यसभा, लोकसभा, संसद, पार्लियामेंट, किसी के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर कह सकते हो, मैं वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जिसमें भी आपको परेशानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। जो केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1935 में, ठीक है। और राज्य में जो द्वैध शासन लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1919 में। तो ये दोनों याद रखना, कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। ये राज्य का है, ये केंद्र का है। कभी कभी प्रांत आ जाता है तो राज्य को ही प्रांत भी बोलते हैं, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो जब 1935 में लगा ये अधिनियम तो 1919 में जो प्रांत वाला जो अधिनियम था वो 1935 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। यानी 35 में उसको समाप्त किया गया और 35 में प्रांत में केंद्र में लागू किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो मैंने अभी अभी बताया है कि प्रांत में कौन आता था? 1919। यहां तक क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा में किस देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था? तो आपको पता है कि हमने कल की क्लास में भी बताया था आपको कि आपको क्या याद रखना है, 292, 93 और 4, यानी 389 सदस्य ने भाग लिया था संविधान सभा में शुरुआत में, ठीक है, जिसमें से कुछ देशी रियासतों से थे। तो आपको यही बताना है कि इसमें से कौन ऐसे थे जो देशी रियासतों से शामिल नहीं थे। तो वो हैं आपके हैदराबाद। हैदराबाद जो था ये देशी रियासतों में नहीं शामिल था,
तो लोगों ने सोचा कि इसको शामिल कैसे किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है कि ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था, या हैदराबाद को शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो आपको याद रखना है। चलिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, बताइए। जिन्हें जनक कहा जाता है संविधान का, इनका जो निर्वाचन हुआ था ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था, इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या मुस्लिम लीग को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मुस्लिम लीग था वो मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा आपके। मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो राइट आंसर है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। यहां तक क्लियर है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, बताइए। फ्रांसीसी क्रांति, या अमेरिकी क्रांति, या बोल्शेविक क्रांति, या चीन की क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन की क्रांति। भारत के संविधान में चीन की क्रांति का झलक नहीं है। बाकी के जो ये आपके क्रांति हुए थे उसमें से जो फ्रांसीसी का क्रांति हुआ था ये 1789 में हुआ। अमेरिकी क्रांति जो था ये 1776 में हुआ। सबके ईयर भी लिख लीजिए अगर कॉपी पेन है आपके पास। बोल्शेविक क्रांति जो था ये 1917 में हुआ था, और जो चीन की क्रांति थी ये 1912 में हुआ था। इस मैंने सारी चीजें आपको बता दी। यहां से 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो आपको आंसर सही देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, या भाग 4 में। तो भारतीय लोकतंत्र आपका प्रस्तावना में दिखेगा, क्योंकि पता है ना, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है आपके प्रस्तावना। तो जो लोकतंत्र है वो प्रस्तावना से ही मिलेगा हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान की कहां से ली गई है, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस से। ठीक है, तो यूएसए से ही सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली गई थी। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट में लिख कर जाइए। अगर आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आपके अंदर का जो सुविचार है लिखिए। अगर आपको मेरी मेहनत रंग ला रही है तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, और उन्हें भी अपने चैनल से जरूर जोड़िए। तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।